बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है और आज के दिन सबसे अहम खबर ये है जी, 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मौजूदा अगर कोरोना की सूरत हाल देखी जाए तो वो भी हमें हर रोज़ हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये फैसला इसलिए किया गया है कि चूँकि इस क्लासेस के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से समझदार भी होते हैं, SOPs को फॉलो भी कर लेंगे। तो आगे चल के हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है, स्कूल्स की क्या सिचुएशन है, और इसके साथ साथ कुछ शहर की अहम खबरें भी हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कि अभी मौजूदा हालात क्या हैं। चीनी के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया, शहर में हर जगह पर रमज़ान बाज़ारों के साथ साथ अगर हम ओपन मार्केट में भी देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना है, कहीं पर भी एक कीमत नज़र नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, लोग महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सब खबरें हमने आगे चल के डिस्कस करनी है, डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन अभी अपडेट आई है हमारे पास कोरोना की, वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। कोरोना के केसेस जो हैं उसमें शदीद इजाफा देखा जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी लहर के जानलेवा वार जो हैं वो जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 33 जिंदगियां निगल गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 घंटों के दौरान 33 जिंदगियां कोरोना निगल गया है। 1413 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है और इसके साथ साथ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 1294 मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। जी तो नाज़रीन, अपडेट आप तक हमने पहुंचा दी। आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं शहर के मौसम की सूरत हाल। कोमल बाहर मौजूद है। कोमल, बताइएगा मौसम कैसा है शहर का? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम आज खुश्क और मुतदिल है। सूरज ने आंखें दिखाई हुई हैं जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। अगर मैं आपको हवा में नमी का तनासुब बताऊं तो हवा में नमी का तनासुब 33% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। हल्की हल्की हवाएं भी बरकरार हैं, सब्जा जो है वो झूमता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको महकमा मौसमियात की जानिब से बताऊँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सूरज और बादलों की आगचोली जारी रहेगी, जिसके बाद मौसम में खासी तब्दीली देखने में आएगी, जबकि हल्की हल्की गर्मी भी महसूस की जा सकती है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊं कि गर्द आलूद फिजाओं के बाद लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और इस वक्त 168 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इसके मुताबिक इलाके जैसे फाल्कन कैंट है, मॉडल टाउन है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से तजावुज कर गया है, जो कि 180 के करीब पहुंच गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाएं। इससे ना सिर्फ कोरोना बल्कि ये जो बाकी मुताबिक बीमारी है, आलूदगी है, इससे बच सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल। आपने कोविड से भी बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है, और शहर में जो आलूदगी की सूरत हाल है उससे बचने के लिए भी आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है ये बाहर मौसम के असरात जो है इससे भी अपने आप को महफूज रख सकें। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। आज की लीड स्टोरी, 9वीं से 12वीं तक क्लासेस का आज से आगाज, बोर्ड इम्तिहानात मई के आखिर में होंगे। शहर में कोरोना वायरस खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता एक दिन में कोरोना 47 जिंदगियां निगल गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा, फी किलो 371 रुपए का हो गया और कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। चीनी सप्लाई की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं, कोताही की गुंजाइश नहीं, कमिश्नर लाहौर का ऐसा कहना है। जी तो नाजरीन, खबरें आप जान चुके हैं। हमारी आज की टॉप स्टोरीज ये हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सुमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरू साहब, क्या हाल चल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुमरू साहब, पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस का आज से आगाज हो गया, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें जब कल सूबाई वज़रा तालीम का इजलास हो रहा था तो उसमें एक असूली फैसला किया गया कि ऐसे तलबा जिन्होंने बोर्ड्स के इम्तिहानात में शिरकत करनी है, यानी कि 9th और 10th के तलबा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तलबा, गुज़िश्ता बरस भी इन तलबा को प्रमोट कर दिया गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा यानी इस दफ़ा फैसला ये किया गया कि इस दफ़ा मौजे नहीं लगेंगे। नहीं, इस दफ़ा असूली फैसला पहले ही कर लिया गया था कि इस साल पर्चे हर सूरत होंगे। ऐसा नहीं है कि पर्चे नहीं होंगे, इम्तिहानात नहीं होंगे और उसके बगैर बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा।
अब गवर्नमेंट ने इन्हीं तलबा को फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसला किया कि हम 9th 10th और फर्स्ट सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑन करते हैं, बट वीक में 2 डेज होंगी, यानी कि मंडे और थर्सडे को क्लासेस होंगी और बाकी हफ्ता जो है क्लासेस वो ऑनलाइन जारी रहेंगी। और इसके लिए स्कूलों के सरबराहान और कॉलेजों के सरबराहान को पाबंद बनाया गया है कि वो क्लासेस को मॉनिटर करेंगे। फिजिकल क्लासेस में भी ये कंपलसरी कर दिया गया कि सिर्फ 50% जो तलबा और तालिबात हैं उनको तालीमी इदारों में आने की इजाज़त होगी, बाकी तलबा नेक्स्ट डे आएंगे, यानी कि वो आपके थर्सडे को आएंगे। तो इस तरह से इट मीन्स कि हफ्ते में एक दफ़ा क्लास होगी तालिब इल्म की, पूरा हफ्ते में दो दिन मुख्तस किए गए हैं, उसमें सिर्फ एक दिन क्लास होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो आप बात कर रही हैं ये फैसला दुरुस्त है या गलत है, देखिए पहले भी तालीमी इदारों में कोरोना ज़ाब्ता पर अमल दरामद कराया जा रहा था। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, और कोरोना ज़ाब्ता पर अमल दरामद के लिए क्लासरूम से लेकर बल्कि तालीमी इदारे में दाखिल होने से लेकर और क्लासरूम तक पहुंचने में तलबा को कोरोना ज़ाब्तों की पाबंदी कराई जाती थी। और इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह से समझदार भी होते हैं। तो अब जो है वो उसी ज़ाब्ते के तहत इसको खोला गया है। हाँ, अलबत्ता जो है वो असातिज़ा के लिए ये चैलेंज ज़रूर है कि बोर्ड्स के इम्तिहानात मई में होने हैं, 1 महीना रह गया है, उन्होंने तलबा की तैयारी करानी है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, वो क्यों, मैं आपको बताइए। अब जब हर साल ACR बनती है ना असातिज़ा की, तो उस ACR के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि आप जिस मजमून को पढ़ा रहे थे उसका नतीजा क्या था बोर्ड के इम्तिहानात में। अगर उसका नतीजा बेहतर होता है, सेटिस्फैक्टरी होता है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस फाइल के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है और आपको प्रमोशन में वो हेल्प करता है। अगर वो परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द मेरिट है तो उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो इसमें अब असातिज़ा के लिए चैलेंजिंग है कि वो इस कम तरीन दौरानी और मुद्दत में तलबा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएं और उसके साथ जो है तलबा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने इम्तिहानात की तैयारी में जो असातिज़ा की जानिब से गाइडलाइंस दी जा रही हैं उस पर अमल दरामद करें। देखिए, अल्टीमेटली जो बेनिफिशरी है वो तालिब इल्म है, क्योंकि तालिब इल्म ने इस इम्तिहानात के बाद जो रिजल्ट आने हैं उसके नतीजे में जो सनद हासिल करनी है उसकी बुनियाद पर उसके मुस्तकबिल का फैसला होना है। बिल्कुल। तो ये तालिब इल्मों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस कोरोना की सूरत हाल के दौरान उनको डबल मेहनत यकीनन करना पड़ रही है, क्योंकि जब बराह रास्त असातिज़ा के साथ इंटरेक्शन होता है और तालिब इल्म क्लास में बैठा होता है तो सीखने का जो लेवल है वो इंतहाई मुख्तलिफ होता है बनिस्बत इसके कि एक तालिब इल्म क्लासरूम में नहीं है और वो लैपटॉप के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने वो बैठकर लेक्चर सुन रहा है या लेक्चर्स को देख रहा है। तो यकीनन उससे लर्निंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। और अब जो है ये इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए ये फैसला किया गया कि इम्तिहानात क्योंकि होने हैं वो पोस्टपोन नहीं होंगे और उसका शेड्यूल जारी हो चुका और इन इम्तिहानात की तैयारी के लिए ये एक आप कहें अपॉर्चुनिटी दी गई है तलबा। अच्छा, हमें जुनेद ने इस वक्त ज्वाइन किया है जो कि बाहर मौजूद है, हमें बताते हैं कि स्कूलों में किस तरह से SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जी जुनेद, बताइएगा, आज 9वीं से 12वीं तक क्लासेस का आगाज हो गया है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, क्या हालात है स्कूल्स में? जी यकीनन SOPs पर तो ख़ास अमल दरामद करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए स्कूल्स की तो 9वीं 10वीं सिर्फ क्लास आ रही है और वो भी 50% पॉलिसी के तहत। तो इतना बड़ा टास्क नहीं था असातिज़ा के लिए भी, स्कूल इंतज़ामिया के लिए भी, क्योंकि बच्चों की तादाद जो है वो कम है, बच्चे कम आ रहे हैं सिर्फ 9वीं 10वीं और बल्कि पहली से 8वीं जमात की क्लासेस भी खाली पड़ी हुई हैं जहाँ पर बच्चों को SOPs के तहत बैठाया जा सकता है। और सुबह के वक्त भी असातिज़ा बर वक्त पहुँच चुके थे और उन्होंने हैंड सैनिटाइज़र बच्चों का उससे इस्तेमाल करवाया, मास्क की पाबंदी करवाई और दूसरा टेम्परेचर गन से भी बच्चों का टेम्परेचर चेक किया गया। तो ये एक बड़ा टास्क, जहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद 2000-3000 होती है, तो अगर देखा जाए तो 9वीं 10वीं में सिर्फ 200 या 300 बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल नहीं था। तो यही वजह थी कि बोर्ड के बच्चों को पहले बुलाया गया, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी जो है वो बच्चों को करवाई जानी थी और वो ड्यूरेशन भी पूरा करवाया जाना है। जो ड्यूरेशन होता है बच्चों को मैट्रिक के इम्तिहानात देने के लिए वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ और शॉर्ट सिलेबस भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो एक बच्चों को ऊपर जो है असातिज़ा को भी मेहनत करना पड़ेगी और बच्चों को भी मेहनत से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो छोटे बच्चों के लिए और मैट्रिक के बच्चों के लिए खुसूसन इतनी फ्रूटफुल नहीं थी। और अब बच्चे जब स्कूल आएंगे तो असातिज़ा की रहनुमाई बराह रास्त उन्हें हासिल होगी, तो यकीनन वो, क्योंकि 1 माह रह गया बोर्ड
के इम्तिहानात की तैयारी के लिए 25 मई से कहा जा रहा है कि बच्चों के इम्तिहानात शुरू करवा दिए जाएंगे। तो उस हवाले से भी ये एक ऐसा इक़दाम है हुकूमत का कि बच्चे स्कूल आएँ और बच्चे तैयारी कर सकें। लेकिन बच्चों का कहना है कि इन दिनों को बढ़ाया जाए ताकि वो बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जुनेद हमारे साथ मौजूद है। अकमल, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि क्या अब जो बोर्ड के इम्तिहानात इन स्टूडेंट्स के लेने हैं, क्या कोर्स को सिलेक्टिव किया गया है कि पूरे कोर्स के इम्तिहानात होंगे? जी, जो स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया था बोर्ड की जानिब से, बल्कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जारी किया गया था, उसके बाद बोर्ड्स ने उसको अडॉप्ट किया। उसी सिलेबस के तहत जो है वो तलबा के इम्तिहानात लिए जाएंगे और वो सिलेबस असातिज़ा को भी बता दिया गया था, तलबा को भी बता दिया गया था कि किस सिलेबस के तहत जो है वो होगा। मुकम्मल सिलेबस जो है वो उसमें नहीं होगा और स्मार्ट सिलेबस के तहत जो इम्तिहानात लिए जाएंगे। लेकिन इसमें अहम तरीन बात यह है कि जो जुनेद ने अभी अपने पेपर में भी कहा कि तलबा की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हमारी क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाएं, यानी कि हफ्ते एक दिन बनता है ना। देखिए, अगर 50% पॉलिसी है तो एक दिन थर्सडे को क्लास है, एक दिन मंडे को क्लास है, तो एक ही दिन क्लास होगी ना। तो आप उसको कम से कम जो है वो 2 या 3 दिन के लिए उसको करें फिक्स, ताकि तलबा जो है वो अगर क्लासरूम में आते हैं तो वो कुछ वहां से सीख कर जाएं। क्योंकि इस वक्त हुकूमत के लिए चैलेंज ये है कि हुकूमत ये दावा करती है कि हम बच्चों की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन बच्चों का मुस्तकबिल भी है। तो अल्टीमेटली मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, बेनिफिशरी भी और सफ़र भी वही तालिब इल्म करेगा जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से नबरदाजमा है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसी पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए कि जिससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। रिलीफ इन टर्म्स कि अगर स्टूडेंट्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि क्लासेस का दौरानिया बढ़ाया जाए तो इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, महकमे को भी अपनी सिफारिशात मुरतब करनी चाहिए और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है ये इंतहाई आसान है। उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, 8वीं तक की क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो स्कूल अमली तौर पर खाली है। आपके पास क्लासरूम मौजूद हैं, आपके पास टीचर्स मौजूद हैं, आप उसको मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में कर सकते हैं, आप उसको हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं। ना भी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट किया जाए, सोमरू साहब आपके पास पूरा स्कूल अवेलेबल है, टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं ना क्लासेस। मल्टीपल आप ऑप्शंस जो हैं वो डिजाइन करके आगे अपनी सिफारिशात अरसाल कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को स्टेक पर नहीं लगाना चाहिए किसी भी सूरत में। आप देखिए, एक दिन के अंदर क्लासरूम में वो क्या सीखेगा, वो क्या पढ़ेगा, फिर उसको वापस ऑनलाइन मोड पे आना है, यानी पूरा हफ्ता वो ऑनलाइन पढ़ेगा। तो उस पर दबाव देखिए कितना है। जो कन्वेंशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है, माजी में भी यही रहा है कि तालिब इल्म पर बोर्ड का इटसेल्फ एक प्रेशर होता है, खासतौर पर उन तलबा के लिए जो पहली दफा 9th क्लास के जो तलबा पहली दफा तैयार हो रहे हैं, उनके लिए नया एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल कि उन्होंने उस दबाव को भी अब ये क्योंकि हम लोगों ने खुद भी पेपर दिए, ये चीज समझ सकते हैं। आपको पता होता है जी, बोर्ड के पेपर्स हैं आपके। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी रिवाइज करे और सिर्फ यही नहीं कि कल हमने फैसला कर दिया तो आज से स्कूल खुले। अब ये आगे जाके पता चलेगा कि मजीद इसमें क्या जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। आज क्योंकि बाकायदा तौर पर क्लासेस का आगाज हुआ है। खैर, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते कि किस तरह से कोरोना के पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अमवात बढ़ती चली जा रही हैं, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने कुछ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी किया, बाजारों की टाइमिंग भी महदूद की, लेकिन ये केसेस जो हैं थमने पे नहीं आ रहे। इसकी वजूहात हम डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल भी हमने डिस्कस कर ली। खौफनाक सूरत हाल कोरोना इख्तियार कर रहा है, लेकिन लोगों में खौफ क्यों नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। सोमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जब तक आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, पब्लिक कभी भी आपके साथ जो है वो मुआवनत नहीं करेगी। आपको लोगों के हालात कॉन्फिडेंस में लेने वाले समझ आ रहे हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। देखिए, ये रियासती इदारों की ये जिम्मेदारी है, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कन्विंस करे। पब्लिक कन्विंस नहीं हो रही, फिर आप लॉ की जो है उसका सहारा लेते हैं। आपके पास कानून है, उसका सहारा लेकर लोगों को आप मुतमईन करते हैं या लोगों के ऊपर वो कानून इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने इसको करना है। मिसाल के तौर पर जब तीसरी लहर ये शुरू हुई तो इसके फौरी बाद आप देखिए कि जब लॉकडाउन का फैसला हुआ, तालीमी इदारों की बंदिश हुई, तो मोटरसाइकिल जब सड़कों पर आ रहे थे, अगर वो मास्क नहीं पहना हुआ था तो उनके चलान शुरू हो गए, गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। एक हफ्ता बहुत ज़्यादा सख्ती रही, फिर ख़त्म हो गया।
तो रियासत जो है वो कानून के ज़रिए से भी शहरियों को कंट्रोल कर सकती है, और इसके साथ रियासत शहरियों को मुतमईन भी करे, उनको कॉन्फिडेंस मिले कि ये उनकी सेहत के लिए बेहतर है। अगर रियासत ये करने में नाकाम होती है तो फिर आप उसका ये अल्टीमेट नतीजा देख रहे हैं कि शहरी जो है वो हमें ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र नहीं आते। अच्छा सोमरू साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दें, जिस तरह से हम हर रोज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके अस्पतालों में जगह नहीं है, अमवात ज़्यादा होती चली जा रही हैं, आपको लगता है कि हुकूमत को इस मोड़ पे आके अब कुछ हिकमत अमली में तब्दीली लेकर आनी चाहिए? ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, या फिर हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं वहाँ पर नाम का लॉकडाउन किया गया है, अब कुछ सख्ती की तरफ भी आना चाहिए? देखिए, हुकूमत ने एक असूली फ़ैसला किया और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फ़ैसला किया गया कि हम एक तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ज़रिए से मईशत का पूरा पहिया जो है वो जैम हो जाता है और उससे बरह रास्त नुकसान होता है। लेकिन आप यही कर सकते हैं कि शहरियों को कोरोना ज़ाब्ता पर अमल दरामद कराने के लिए सख्ती करें, जो कानून इजाज़त देता है उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करें, यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि हम लॉकडाउन कर दें, हुकूमत मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, तो उसका नतीजा ये है क्या क्या करें? महंगाई शहर की कंट्रोल नहीं हो रही, कोरोना एसओपीज पर सारी अगर अपनी कैपेसिटी अपने लोग की जिम्मेदारी है ना। देखिए जो अगर पूरी आपकी फोर्स कोविड एसओपीज पर फॉलो करने के लिए लोगों को लग जाए, शहर का बाकी पुरसाने हाल कौन हो? तो ये हुकूमत ने स्ट्रेटेजी बनानी है ना कि क्या पूरी फोर्स को एक तरफ लगाना है या आपने ड्यूटीज डिवाइड करनी है। तो ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से अमूर जो हैं वो शहरों के अंदर टॉप प्रायोरिटी पर होते हैं और कौन से नहीं होता नजर आ रहा। फिर ये बस से बात चीजें हैं, मुझे लग रहा है। इसमें इस हुकूमत का कसूर नहीं है, ये सिस्टम का मसला है ना फिर, कि सिस्टम के अंदर वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो पब्लिक को डिलीवर कर सके, पब्लिक को रिलीफ फराहम कर सके, पब्लिक को फैसिलिटेट कर सके। देखिए, अगर आप लॉकडाउन करना चाहते हैं या आप बंद करना चाहिए, कोई भी शख्स तजवीज देता है तो उसका मुतबादिल क्या है? यानी मुतबादिल यही है ना कि लोग फिर जिंदा कैसे रहेंगे, लोग अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। तो इसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि आप शहरियों को बार बार उनको याद दहानी कराते रहें, वो पैगामात दोहराते रहें जो कोरोना ज़ाब्ता से मुतल्लिक हैं, और जो कानून में जहां जहां गुंजाइश है उसका इतलाक करते रहें। बिल्कुल, अब इसके अलावा आपको बस कोई रास्ता नहीं करती, क्योंकि बाकी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी लोगों से बार बार कि खुदारा अपनी जिंदगी की, मेरे ख्याल से आपके लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती किसी भी शख्स के लिए, तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए कम से कम आप इन चीजों का ख्याल रख लीजिए। खैर, ब्रेक के बाद आना है तो हमने डिस्कस करना है महंगाई का तूफान, मॉडल बाजारों में सब्जियों की डबल सेंचुरी, लीमू जी 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, और माह मुबारक में सबसे ज्यादा मांग भी लीमू की होती है। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और खबर यह है कि जी शहर के मॉडल बाजार, जिनको मॉडल कहा गया है, जिनको बताया जा रहा है कि जी ये मॉडल बाजार बनाए गए हैं, वहां पर महंगाई कंट्रोल से बाहर है। सेकेंडली, जो हमने सेगमेंट शुरू कर रखा है आप क्या कहते हैं, उसमें हमें एक शहरी ने वीडियो भेजी है, पहले वो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर महंगाई की इस खबर की तरफ आते हैं। जी दिखाइएगा आयशा। सोमरू साहब, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये हैं जी शहर के रमज़ान बाजार के आई थिंक मनाजिर। ये ख़वातीन सस्ती चीनी लेने के लिए लाइनों में लगी हैं। तो आप अंदाज़ा करें, एक जगह पे हमने कोरोना से निमटना है, आपको कहीं पर समाजी फासला नज़र आ रहा हो, कहीं पर आपको, अब लोग बेचारे क्या करें, महंगाई इतनी है, सस्ती चीनी के स्टॉल्स पे लोगों का रश ऐसे है कि समझ से बाहर है ये चीज़ें, क्या करें लोग? फिर लोग दुआ दें हुकूमत को कि रमज़ान में भी उन्हें जो है वो इस तरह की खारी जो है कम से कम चीनी दे रहे हैं, ये दुआएं दे। नहीं, असल में दुआ ये दें कि कम से कम जो है ना उनको सिर्फ इतनी ही खारी की जा रही है, इससे ज़्यादा नहीं की जा रही। मुझे तो समझ से बाहर है ये चीज़ें। ये हर साल ये मामलात होते हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, हमेशा से ऐसा होता है कि रमज़ान इतनी मिसमैनेजमेंट कभी नहीं हुई। रमज़ान के महीनों में इस दफ़ा क्या मसला है, इस दफ़ा ये है कि हुकूमत जो है वो बाज़ारों के अंदर जो माल की तरसील है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रही, और अवाम का जो प्रेशर है, चाहे वो इतवार बाज़ार है, रमज़ान बाज़ार है, मॉडल बाज़ार है, वो पब्लिक ज़्यादा है। वहाँ पर कोरोना ज़ाब्ता के नाम पर आप शहरियों को जो है वो
अंदर दाखिल नहीं होने देते, उनकी बाहर लाइनें लगवा देते हैं और उसके नतीजे में वहाँ पर एक अजीब सा जो है वो धक्कम पेल वाला माहौल पैदा होता है और उससे शहरियों को ही कोफ्त का सामना करना पड़ता है। देखिए, चीनी से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, ज़िलाई इंतज़ामिया ने बार बार ये कहा कि हम रमज़ान में 85 रुपये फ़ी किलो चीनी जो है वो आम शहरी तक पहुँचाएँगे और चीनी मिलेगी उनको। किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि चीनी की शॉर्टेज हो या चीनी ज़ायद कीमत पर बेची जाए। कल ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने एक स्टोर को जो है वो इस बुनियाद पर सील कर दिया कि वहाँ पर चीनी जो है वो 85 रुपये से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त की जा रही थी। अब दो पहलू हैं, आपने ये तो फैसला कर दिया कि चीनी की कीमत हमने ये मुकर्रर की है, इस कीमत से ज़्यादा जो है आप फ़रोख्त नहीं कर सकते, लेकिन इस बात को श्योर कैसे करेंगे कि वो चीनी मार्केट में दस्तयाब है, वो चीनी जो है वो बाज़ारों में दस्तयाब है, वो चीनी जो है गली मोहल्लों की दुकानों पर दस्तयाब है। इसको इंश्योर करने के लिए आपके पास क्या मैकेनिज्म है? असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बड़े मॉल्स पर, बड़े सुपर स्टोर्स पर तो जाके इंस्पेक्शन कर लेता है, लेकिन क्या शहर लाहौर का ये कल्चर मोर देन 90% पॉपुलेशन ने अडॉप्ट किया हुआ है कि वो सिर्फ सुपर स्टोर पे जाके खरीदारी करेंगे? वो तो आम बाजार में जाके खरीदारी करते हैं, वो तो अपनी गली मोहल्ले की दुकान से जो है वो लेते हैं। आपका पूरा अंदरून लाहौर, पूरा शुमाली लाहौर चीनी का तो रौला ही इतना मचा ना कि आपके लिए चलो मान लिया कंट्रोल से बाहर है, कमिश्नर साहब ने कह दिया आपकी सब्जियां आप। अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, देखिए अब जो आपने सामान बिलखसूस अशिया खुरोनोश जो उन बाजारों तक पहुंचानी है, जिसको आपने, जिसके ऊपर रमजान पैकेज आप दे रहे हैं और आपने ये कहा हम 5.5 अरब रुपए का ये पैकेज दे रहे हैं और इस पैकेज का मतलब ये है कि रोजादारों को जो है हम वो इस महीने के अंदर उनको रिलीफ फराहम करेंगे सस्ती अशिया पर। लेकिन सस्ती अशिया फराहम करना तो दूर की बात, जो शहरी वहां पर जिस रवैये का उनको सामना करना पड़ रहा है, इससे बड़ी उनके लिए तजलील की बात क्या हो सकती है? जो तौहीन अमीज रवैया उनके साथ इख्तियार किया जाता है, जो तज़हीक उनकी की जाती है। कभी वहां पे ऑफिसर्स जो हैं बगैर प्रोटोकॉल के आम से कपड़े पहनकर, आम से शहरी बनकर वहां पे जाके मुशाहिदा करें तो इनको अंदाजा हो कि कैसे इनके साथ सलूक किया जा रहा है। माजी में तो ये होता रहा ना कि मुतलका कॉन्स्टिट्यूंसी के MPAs और MNAs जो हैं वो रमजान बाजारों के, इतवार बाजारों के दौरे करके वहाँ इंस्पेक्शन किया करते थे और जिला इंतजामिया के अफसरान को हिदायत जारी करते थे। मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल सोई हुई है, इसका कोई MPA में नजर नहीं आता, कोई MNA में नजर नहीं आ रहा कि वो इन बाजारों में जाकर वहां पे इंस्पेक्शन करे, शहरियों से दरियाफ्त करे। सर असल में जवाब देने के लिए कुछ नहीं ना है। खैर यहाँ पे मुझे चिकन के रेट भी कहा जा रहा है, बता दें कल 364, आज 371। अब मुझे बता दें, चले चीनी का तो एक बहुत स्कैंडल बन गया, एक बहुत बड़ा मसला बन गया, आपके लिए संभालना मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे क्या जवाब है हर रोज कीमतों में इजाफे का? रमजान से पहले जो है इस चिकन का कारोबार करने वाले लोग, आम दुकानदार जिनके पास जो है वो गालबन रोजमर्रा की बुनियाद पर ज्यादा 100 मुर्गियां आती होंगी, उनको भी इस बात का मालूम हो गया था कि चिकन की कीमत जो है वो 400 के करीब जाके शायद 400 क्रॉस भी करे रमजान से पहले। अब एक आम दुकानदार को यह मालूम था कि चिकन की कीमत 400 के करीब जाएगी और लेकर जाया जाएगा और ये उस रफ्तार से जा रहा है चिकन। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंतजामिया को, हुकूमती मशीनरी को और हुकूमती इदारों को यह मालूम ना हो कि चिकन की कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? देखिए, चिकन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से अखबारात में इश्तिहारात दिए गए कि जो मुर्गियों की खुराक है वो महंगी हो गई है, इस वजह से हम जो है उसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। गोश्त जो है मुर्गे की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए चिकन की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन क्या हुकूमत ने भी कोई अपनी इंस्पेक्शन की? अब देखिए कि चिकन की डिमांड इस महीने के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है और उस डिमांड बढ़ने की वजह से अगर आपके पास सप्लाई कम है तो इसका मतलब आप उसकी कीमतें बढ़ा देंगे और आप कीमतें इस नीयत से बढ़ा रहे हैं कि मुनाफा जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। तो ये हुकूमत का फेलियर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हुकूमत का फेलियर ही है। तेरे पास सुमरू साहब टाइम कम है, रिलीफ फराहम बिल्कुल ऐसे गया और हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सुमरू साहब वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हमने लेनी है ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद शो में आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं इंतहाई अहम मामला है। बहुत सारे लोग माह मुबारक में भी और वैसे भी हमारी डाइट चूँकि इस तरह की हो चुकी है
कि हम धड़ाधड़ खाने को ही सेहत समझते हैं, और कोविड में तो बहुत सारे लोगों ने इम्यूनिटी के नाम पर इतना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया कि बजाय इसके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, बल्कि आपने अपने आप को जो है मैदे के अमराज और जिगर के अमराज में मुब्तला कर लिया। आपको खाना खाना चाहिए, लेकिन अब वो जो कहा जाता है ना कि हमेशा मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी खुराक का इंतखाब बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। ज़रूर इसको बार बार अगर कहा जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छुपी हैं आपकी सेहत से रिलेटेड। खैर, आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैदे और जिगर के अमराज को, जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। नौजवानों में बहुत सारे लोग शिकायतें करते हैं कि मैदे के अमराज का शिकार हैं, तो इसकी वजूहात आमतौर पर क्या हैं, किस तरह से आप इससे महफूज रह सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन है, माहिर अमराज मैदा और जिगर है, डॉक्टर इसरारुल हक तूर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये मैदे और जिगर के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्या वजह समझते हैं? देखें, मैदे और जिगर के अमराज कभी भी डिक्लाइन की तरफ इसलिए नहीं है कि हमारी सारी सोशल एक्टिविटीज़ का महवर फूड है। हमने किसी को मिलने जाना है तो खाने पे जाना है, किसी को बुलाना है तो चाय पे बुलाना है, तो फूड ओरिएंटेड सोशलाइजेशन है हमारी। दूसरा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हर एस्पेक्ट ऑफ हर वॉक ऑफ लाइफ में बढ़ गया। मतलब आप देखें कि हम रिमोट से टीवी का चैनल बदलते हैं, उठ के बदलने की भी जहमत है। इस हद तक इनएक्टिविटी लाइफ में आ गई है, हर प्रोफेशन में। इवन बच्चों से शुरू करें, स्कूल के गेट पे चले जाएं, मोटे मोटे आपको सेहतमंद, सो कॉल्ड सेहतमंद बच्चे नजर आएंगे। उसका क्या मतलब है कि बचपन से उनकी फूड हैबिट्स हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इसका एंड रिजल्ट ये है कि ब्लड प्रेशर अर्ली डिजीज़ में हो रहा है, डायबिटीज़ अर्ली डिजीज़ों में हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे हाजमे के मसाइल, सीने की जलन, तेज़ाबियत, खाना गले की तरफ आना, और उससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल। ये रमज़ान में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। रमज़ान में देखिए फूड पैटर्न चेंज हो जाता है ना जी, ना इस पे देखिएगा कि रमज़ान में 2-3 तरह से फूड चेंज होता है। वो फूड जो हम पूरा साल नहीं खा रहे होते, रमज़ान में खा रहे होते हैं। इतना ऑयली, इतना ग्रीजी और इतना ऐसा फूड जो कि पूरे साल 11 महीने हम नहीं खा रहे होते, वो खाना शुरू कर देते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। दूसरा ये है क्वांटिटी बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी क्या इसमें मिथ तो नहीं है कि आप पूरा दिन भूखा रहने के बाद एकदम फ्राइड चीज़ें जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ये चीज़ें भी आपके मैदे पे इफेक्ट करती हैं? डेफिनेटली। देखें, एक तो हमने जिस तरह बात की कि टाइप ऑफ फूड बदलता है, क्वांटिटी बदलती है। तीसरा ये है कि खाने की रफ्तार भी बदल जाती है। थोड़े टाइम में ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उस पेट को भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसको देखिए 16 घंटे का गर्मियों का रोज़ा है। इसके बेसिक थीम को समझने की ज़रूरत है कि रोज़ा फूड स्टोर करके हम नहीं गुजार सकते। ये हमेशा दिमाग की ताकत, ईमान की ताकत के साथ ही इसने गुजरना है। 16 घंटे आप जिसमें में कोई ऐसा खाना नहीं है जहाँ पे आप फूड स्टोर कर सकें, पानी स्टोर कर सकें। ये सिर्फ एक हमारे दिमाग के मसाइल। तो उसमें इशू ये है कि हमारी सोच को सही करने की ज़रूरत है कि एक दफ़ा 8 से 10 घंटे में मैदे ने खाली भी होना है, और जितना मर्जी खा लें आप, एक दफ़ा उसने खाली होना है और उस प्रोसेस से गुजरना है जिसके लिए रोज़ा बने। ठीक है, उस पर है रिकंडीशनिंग है जिस्म की, सारे सिस्टम की, अल्लाह ताला की तरफ से। और उस 16 घंटे के रोज़े में अगर हम उसको फुल कर लेंगे तो फिर 6 से 8 घंटे में एक दफ़ा उसने खाली होना है, और अगर उसको मुतवाज़न हद तक आप रूटीन वाला भरेंगे तो फिर भी उसने 6 से 8 घंटे में खाली होना है। तो अगर हम आर्जी तौर पे उसको भरने की कोशिश में कोई ऐसी चीज़ें खा के उसको भर लेंगे जो प्रॉब्लम है, तो एंड रिजल्ट यही होगा कि कभी खाना गले की तरफ आएगा, कभी लूज टूल होंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर साहब, मुझे अब इसका इलाज पूछना है। बहुत सारे लोगों को ये मसला है जी, जलन रहती है सीने में, मैदे में दर्द है, और आप लेटो तो ऐसे लगता है कि जी आपका खाना ऊपर की तरफ आ रहा है। इसकी तरफ मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि अब आपने कब आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको मैदे में दर्द शुरू होती है, उसके बाद आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, मुसलसल आपके स्टमक में पेन हो रही है, खाना आपका वापस ऊपर को आता हुआ महसूस हो रहा है, किस तरह से आपने अपने खाने का इंतखाब करना है और फिर इलाज इसका क्या है? देखिए, इसमें खाने का इंतखाब तो वही है कि अगर आप नाश्ते को सहरी का दर्जा दें और अफ्तार के सिलसिले को, रात का जो खाना होता है डिनर, उसको दर्जा दें तो बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। गर्मियों का रोज़े हैं तो इसके साथ फालतू कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें 8 से 10 गिलास पानी एक सेहतमंद बंदे को अफ्तार और सहर के दरमियान उसको इस्तेमाल करना है, ताकि गर्मियों के रोज़े के दौरान जो पानी की कमी हो जाती है सारा दिन फाका करने से, वो ना हो सके। दूसरा एलिमेंट ये आ जाता है कि इसमें सारे फल, सब्जियां, दालें शामिल करें और फूड प्लान को ना बदलें कि हर रोज़
जो 11 महीने पकौड़े समोसे नहीं खाए जाते वो हर रोज़ खाने शुरू कर देते हैं। तो इसके नतीजे में जो तजाबियत आपका जिसका जिक्र कर रही है उसको बचाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक तो ये कि सहरी जल्दी कर लें, अगर तजाबियत का मसला हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी कर लें, सोने से पहले, लेटने से पहले कर लें। तकिए वाली साइड लेटना अगर ज़रूरी है तो तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची करके लेटें। इसके साथ अगर आप कोशिश करके सहरी का अमल अगर सोने से या लेटने से घंटा डेढ़ पहले कर लेंगे तो बहुत सारी तजाबियत है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत टाइट क्लोथिंग के साथ ना लेटें और उसके साथ पेट भर के बहुत खाना खाने से इज्तनाब करें। उस सोच को प्रमोट करें कि रमज़ान का मकसद बाज़ लोगों को सूट नहीं करती। जिस तरह बाज़ लोगों को कच्चा अदरक, प्याज, तली हुई चीज़ें नहीं सूट करती, बाज़ लोगों को सिट्रस नहीं सूट करता, खट्टी चीज़ें सूट नहीं करती। तो वो बंदा जिसको फ़लाँ चीज़ तंग कर रही हो उसको सहरी के वक्त अवॉइड करना चाहिए। सही, सहरी के वक्त इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो जिगर के अमराज बढ़ने की वजह क्या है, इसका तरीका इलाज क्या है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं, ये कितना नुकसानदेह, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर इसरार हमारे साथ मौजूद हैं। जिगर के अमराज में बहुत सारे लोग जो हैं वो मुब्तला होते चले जा रहे हैं, वजह इसकी क्या है, सिम्टम्स इसके क्या है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम ही नहीं कि वो जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं? लिवर डिजीज़ ब्रॉड टर्म है जी। उसको देखा जाए तो उसमें एक तो फौरी यरकान है, आँखों के पीलापन को यरकान कहते हैं, और एक तो फौरी है जो 6 माह के अरसे में ठीक हो जाता है, उसको फौरी यरकान एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। उसकी बड़ी वजह हेपेटाइटिस ए और ई है, जो गंदा पानी गंदी ग़िज़ा के ज़रिए मुंह के ज़रिए से जरासीम दाखिल होता है, जिगर को सोजिश करता है और 4 से 6 हफ्ते में आमतौर पे बगैर किसी ख़तरनाक मामला के ठीक हो जाता है। दूसरी तरह का यरकान जो है हेपेटाइटिस बी और सी, वो लंबे अरसे तक चलने वाला दायमी यरकान या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। उसके असरात जो है वो लंबे अरसे तक रहते हैं जिस्म में, और अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर जिगर सिकुड़ना, तिली फैलना, खून की उल्टी, पेट में पानी, इस तरह के मसले आ जाते हैं। सिम्टम्स में देखिए, फौरी यरकान के लिए भूख की कमी, मतली की कैफियत, हल्की गैस की कैफियत, हल्के बुखार की कैफियत और आंखों का पीला होना, डार्क यूरिन आना, ये अलामात हैं फौरी यरकान की, एक्यूट हेपेटाइटिस की। फौरी तौर पर रब्ता करना चाहिए और उसके थोड़ी सादा सी दवाइयों के साथ आमतौर पर ये कॉम्प्लिकेशंस के बगैर, हॉस्पिटलाइजेशन के बगैर ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है बी और सी, उसके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं, उनकी जांच के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इसको कितना अरसा दवाई देना है। सी वायरस का इलाज गोलियों की सूरत में 3 महीने में ख़त्म हो जाता है आजकल, 3 से 6 माह में, और 95% के करीब सक्सेस रेट है, जो कि बहुत अच्छी है। और अगर वायरस ख़त्म हो जाए तो फिर जिगर के सिकुड़ने के और बाकी मामला जो उससे चीज़ियाँ बनती हैं, खून की उल्टियाँ आना और जिगर का कैंसर बनना और दिमाग वाउफ होना, उनसे बंदा बच जाता है। जो हेपेटाइटिस बी है उसके लिए भी टैबलेट्स की सूरत में और इंजेक्शन्स की सूरत में इलाज है, लेकिन जो इलाज गोलियों की सूरत में है या इसका कुछ लंबे अरसे तक चलता है और कई सालों पे मुहीत इसका सफ़र होता है। इस दौरान बहुत सारे लोग साइलेंट किलर के तौर पे, अगर हम चेक नहीं करेंगे तो बहुत सारी अलामतें क्रॉनिक हेपेटाइटिस में नहीं हो रही होती। किसी बहाने से चेक करवाने से, एम्प्लॉयमेंट सर्वे में बाहर जाना था उधर, या किसी को ब्लड देते हुए उसको पता चलता है कि उसके अंदर वायरस आया हुआ है। तो एक तो ये है कि हमें अपने स्टेटस का, हेपेटाइटिस के स्टेटस का पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 10% लोग हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार है, जो कि अच्छा खासा नंबर है, यानी हर 10 में से एक बंदा। तो इसलिए उसका सादा से एक टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि आया इस तरह की कोई कंडीशन हमारे जिस्म में दाखिल तो नहीं होगी, और अगर होगी ये तो बर वक्त इलाज से वो मसाइल, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। सही। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने कहा बर वक्त इलाज से बचा जा सकता है, लोग एकदम से खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ मुस्तनद इलाज मौजूद है इसका? जी, सारे टेस्ट इसके अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और दवाइयाँ सारी अवेलेबल हैं। सही। और बड़ी चीप हैं दुनिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो। हेपेटाइटिस सी का ख़ास तौर पे जो गोलियों का इलाज है वो पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। सही सही। रोज़ा रख सकते हैं हेपेटाइटिस के मसले में? रोज़ा देखिए, फौरी यरकान के लोग जिनकी आंखें पीली हुई हैं, मतली की कैफियत है, पेट में दर्द है, बुखार की कैफियत है, भूख नहीं लग रही, तो इस हालत में तो वो रोज़ा नहीं रख सकते। एक्यूट हेपेटाइटिस, पीला यरकान होने की सूरत में वो रोज़े से बाद में कज़ा करेंगे, बाद में रखेंगे। दूसरा जो बीमारी है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी,
उसमें इब्तदाई 10 सालों में तो कोई अलामतें बनती नहीं है। सही। तो इसलिए वो बिल्कुल सादा किसी भी ऐसे बंदे के कंपैरिजन में जिसको बीमारी ना हो रोज़ा भी रख सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। 10 साल के बाद जो जिगर सिकुड़ने के मामला बनते हैं, जिगर सिकुड़ना, तीली फैलना, पेट में पानी, इस सूरत हाल में जब मरीज़ चला जाता है तो उसको फिर रोज़े के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत है और वो डॉक्टर से मशवरा करके रोज़ा रखेगा। और उसकी रमज़ान की तैयारी हमेशा से, जिस तरह डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के मरीज़ों को हम कहते हैं कि रमज़ान की तैयारी कुछ अर्सा पहले करें, अपने दवाइयों को सेटल करें, अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें कि आया रोज़ा रखने से मेरे बीमारी को, मेरे इलाज को, और कोई दवाइयाँ अगर वो ले रहा है किसी वजह से तो उसकी एडजस्टमेंट करे सुबह शाम के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, ताकि वो विद सम प्रिकॉशंस आम तौर पे लोग बड़ा अच्छा रोज़ा टॉलरेट करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, कोविड है और इस पे खुदा न खास्ता वो लोग जो कि जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, उनको कितनी एहतियात की ज़रूरत है? उनके लिए कितना नुकसान का बायस हो सकता है? देखिए, कोविड आजकल का इशू ऑफ द डे है और किसी भी बंदे को अक्रॉस द बोर्ड, अगर वो किसी को क्रॉनिक कंडीशन चल रही है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर का मसला है, किडनीज़ का मसला है, उसको कोविड हो सकता है। इसी तरह लिवर डिजीज़ के 1:10 जो रेशो है हमारी जनरल पॉपुलेशन में, 10 में से एक बंदे को हेपेटाइटिस है, बी या सी, तो उसको कोविड भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आम नॉर्मल इंसान से ज़्यादा चांसेस हैं कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला जो लोग हैं उनको जल्दी कोविड हो जाता है? हाँ, उसमें ये ना कि बेसिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, क़ुव्वत मुदाफ़त, जिसको आजकल बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, वो है। अगर इस तरह की किसी भी क्रॉनिक कंडीशन के लोग जो हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हुई होती है, तो उस पे जरासीम को पकड़ने का और उसके फैलने का और कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए कि उनका अपना जिस्म फाइट करने के लिए उतना मजबूत नहीं होता। सही। लेकिन अगर किसी को कोविड हो जाए और उससे रिलेटेड लिवर डिजीज़ भी इसको ऑलरेडी हो और अर्ली डिजीज़ हो, तो फिर कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। लेकिन अगर कोई एडवांस लिवर डिजीज़ का पेशेंट है तो उसमें बीमार होने का, हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, हेपेटाइटिस फैलने की वजूहात क्या? बार बार कहा जाता है आप गंदा पानी का इस्तेमाल ना करें, बाहर के खाने, बस इन्हीं चीज़ों का परहेज़ करना। देखिए, दो तरह की अभी हमने बात की कि एक तो है खाने से रिलेटेड हेपेटाइटिस, जिसको एक हेपेटाइटिस ए या ई कहते हैं, उसका ताल्लुक गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा से है। ठीक है। मुँह के ज़रिए जरासीम जाता है, तो इस लिहाज से हर वो फूड जो कंटेमिनेटेड है, जो जिसमें पानी साफ़ नहीं है, तो वो उसका बड़ा रीज़न है। दूसरा जो इशू है हेपेटाइटिस बी और सी, उसके लिए सबसे बड़ा कल्प्रेट हमारे माशरे में गैर ज़रूरी इंजेक्शंस का और गंदी सिरिंज का इस्तेमाल है। इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी हों, चाहे वो किसी ब्यूटी पार्लर के इंस्ट्रूमेंट्स हों, किसी डेंटिस्ट के हों, किसी एंडोस्कोपी करने वाले के, किसी सर्जन के हों, अगर वो स्टरलाइज नहीं हैं, साफ़ नहीं हैं, तो उसके एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को जरासीम जा सकता है। फिर आज भी हमारे मुल्क में बाज़ हिस्सों में अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रवाज है और ब्लड को समझा जाता है ताकत की अलामत। तो गैर ज़रूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नंबर 1, और ऐसा ब्लड जो पूरी तरह से स्क्रीन ना किया हो, तो ये इसकी बड़ी वजूहत में से एक वजह है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का गैर ज़रूरी इस्तेमाल नंबर 1, और ऐसा ब्लड जो कि पूरी तरह से स्क्रीन ना किया हो। तीसरे नंबर पे माँ से बच्चे को लगने का चांस होता है। अगर अम्मा मुतासिर है तो उसके प्रेग्नेंट खातून से बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, उसमें इनसे बचा कैसे जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हेपेटाइटिस ए और ई के लिए क्लीन फूड, क्लीन वाटर को प्रमोट करें। किसी भी ऐसे फूड को खाने से इज्तनाब करें जिससे लगे कि ये साफ़ नहीं है। सही। ठीक है, उसमें ये है कि कोई देखिए, किसी गंदे पानी पे लिखा नहीं होता गंदा पानी, बिल्कुल, या गंदे खाने पे लिखा नहीं होता कि गंदा खाना है, तो उसको आपने खुद से असेस करना है। असेस करने का यही तरीका है कि अगर कोई ऐसी जगह है जो गंदगी के पास है, खुले आम जहाँ सड़कों पे लोग खाना खा रहे हैं, ऐसी जगह है जहाँ खाना खाने से पहले हाथ धोने का बंदोबस्त नहीं है, जो ऐसी जगह है जहाँ बर्तन साफ होने का चांस है, या ऐसा फूड है जो बल्क में बनाया गया है जिसमें हाइजीन, फूड हाइजीन का ख्याल रखना मुमकिन नहीं है। शादी ब्याह, बड़े होटल्स, बड़े खाने, उसमें बाज़-औक़ात सफाई का और फूड हाइजीन का मुनासिब हद तक ख्याल रखना मुमकिन नहीं। फूड अगर कोई गर्मियों के मौसम में रेफ्रिजरेशन की जा रही है और वो प्रॉपर उनके पास अरेंजमेंट ही नहीं है कि वो उसको फ्रीज़ कर सके खाने को, तो अगले दिन वो जो हाफ कुक्ड फूड पड़ा होगा तो वो भी एक कंटेमिनेशन होगा, उसमें भी जरासीम की परवरिश पड़ी होगी। सही। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली पीले यरकान के मुतालिक, और जो काला यरकान या हेपेटाइटिस बी और सी है
उसके लिए हमेशा से कोशिश करें कि इंजेक्शन अवॉइड करें। इंजेक्शन अवॉइड करें और बाहर कहीं अगर आप इलाज करा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टेरिलाइज होने चाहिए, इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। तो ये सारी लामात हैं, एहतियात क्या क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी रहनुमाई आपने लोगों की है। सफाई का अगर आप ख्याल रखें तो जैसे आजकल जिक्र करें उससे भी आप महफूज रह सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मिलवाने वाले हैं आपको एक बहुत ही होनहार तलबा से, जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी अचीवमेंट्स के बारे में मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मोटिवेशन मिलती है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें, ऑब्वियसली एक माइंड भी आपका ओपन होता है, नई नई चीज़ें आपका आगे बढ़ के करने को भी दिल करता है। तो जी हमारी मेहमान आज की मौजूद है हमारे साथ ईमान कामरान। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। पब्लिक स्पीकिंग में 28 इंटरनेशनल कंपटीशन माशाल्लाह से जीत चुकी हैं और यंगेस्ट ग्लोबल साइंस फिक्शन राइटर हैं। इसके साथ साथ 2020 में अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की CEO भी हैं। अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 17 साल की उम्र में इतने बड़े कारनामे कैसे कर लिया सब कुछ आपने? बस एम्स थी शुरू से कि कुछ डिफरेंट करना है, जिस तरह लोग अपना नाम पीछे छोड़ जाते हैं जाने के बाद वो करना है। और ऑब्वियसली बात है बिगेस्ट सपोर्ट वर माई पेरेंट्स। अच्छा, इस एज में सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस क्या होता है? बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन भी जो होते हैं, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। अपनी पढ़ाई के अलावा कैसे सोचा कि मुझे कुछ और भी करना है? आई थिंक बार बार पढ़ते रहना इज़ क्वाइट बोरिंग। तो मुझे था शुरू से कि मैंने कुछ बहुत डिफरेंट करना है जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया हो। सही। तो आगाज़ कहाँ से किया पढ़ाई के साथ? किस तरह से किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, फिर उन पर काम करना शुरू किया? सबसे पहले मैं बहुत छोटी थी, मैं 10 एज से मैंने स्टार्ट किया डायरी राइटिंग्स। मुझे बहुत शौक था। आमतौर पे बच्चे आके लिखते हैं डायरीज के अंदर कि अच्छा सारा दिन ये हुआ, अपनी रोज की रूटीन ये लिखती, किया। हाँ। बिल्कुल। लेकिन मेरा उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का अंदाज हमेशा से पोइट्रीज के थ्रू था। अगर मैंने सारे दिन की रुदात भी बतानी है तो वो थ्रू पोइट्रीज थी। कभी इंग्लिश कभी उर्दू। फिर मुझे हुआ कि यही 2 लैंग्वेजेस क्यों। फिर मैं एक बुक लेके आई टू लर्न फ्रेंच। फिर मैंने गूगल किया और यूट्यूब्स की वीडियोस देखी। फिर मैंने उससे फ्रेंच सीखी। फिर मैंने उससे फ्रेंच पोइट्रीज लिखनी शुरू। अच्छा, आपने माशाल्लाह 10 साल की उम्र से कहा कि डायरीज लिखना शुरू की और फिर पोइट्री को आपने प्रेफर किया, जो मैं अभी तक लिखती हूँ। सही, अभी तक लिख रही हैं माशाल्लाह से। पोइट्री किस किस्म की पसंद करती हैं? पोइट्री मुझे बहुत रियलिस्टिक पसंद है। मुझे फिक्शन बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि मैं बहुत रियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ। अच्छा, तो अब आपके पसंदीदा पोइट कौन कौन से है, पहले ये बताइएगा। मैंने 11 साल की उम्र में मिर्ज़ा गालिब को पढ़ना शुरू किया था क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थे। ऊपर से मेरी मामा का भी पहले से बहुत इंटरेस्ट था पोइट्रीज़ में, नावल रीडिंग में। तो नावल रीडिंग में भी मुझे निम्रा अहमद बहुत पसंद है। उनके भी मैं शुरू से लेके बचपन से लेके अब तक मैं सारे तकरीबन नावल्स पढ़ चुकी हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। अपनी स्टडी के साथ साथ ये चीज़ें नॉर्मली पेरेंट्स मना करते हैं कि भाई नावल अगर पढ़ना शुरू हो गए तो बस सारा वो एक होता है ना तजस्सुस आपने शुरू कर लिया तो अब इसको ख़त्म करके ही आपने छोड़ना। पेरेंट्स इस चीज़ के बड़ा खिलाफ होते हैं कि सारा टाइम आपका इसमें किल हो जाएगा। अच्छा, आपने पसंदीदा पोइट तो बता दी, खुद भी कुछ लिखना शुरू किया? इतना ज़्यादा जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक आपके अंदर वो चीज़ आना शुरू हो जाती है। मैंने लिखी है लेकिन ऐसा ये नहीं है कि टोटली मैंने खुद से लिखी है। ये होता था कि समटाइम्स कोई लाइन पसंद आती थी तो मैं फ़ौरन अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती थी ताकि मुझे आगे के लिए याद रहे। अगले साल मैं फिर खोल के पढ़ूँ कि अच्छा मैंने पिछले साल ये पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेती। सही। कुछ सुनाना चाहेंगे कुछ अपना पसंदीदा किसी शायर का ही कुछ? एक पोइट्री है जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि मैं कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने साथ साथ पोइट्री शुरू कर दी, साथ साथ पेंटिंग्स वगैरह की तरफ भी आप आ गई। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी स्टडी के साथ साथ इतनी चीज़ें मेंटेन करना, टाइम कैसे दे देती थी? टाइम जहाँ पे मोस्टली लोग अपना टाइम किल करते हैं वो प्रॉब्ली मूवीज़ होती हैं या टीवी होता है। तो मैं शुरू से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं टीवी देखती हूँ ना मैं इतनी मूवीज़ देखती हूँ। मूवी से ज़्यादा मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं नॉवेल्स पढूँ। तो उसके हिसाब से मेरे पास मोस्टली बहुत टाइम होता था और स्टडीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। तो मुझे फिर मैं अगर 2 मिनट भी बैठ के ज़रा कंसंट्रेशन से पढ़ लूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी तरह से आप वो कर लेती काम। खैर, आपकी पेंटिंग्स का शौक़ कैसे आया और किस तरह उसको कंटिन्यू रखा, इस पर हम बात करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं ईमान कामरान। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ईमान, मुझे ये बताइएगा पेंटिंग का शौक कैसे आया? पेंटिंग का शौक बस मैं इस तरह भी अभी भी ये नहीं है कि मैं सोच के चीज़ें नहीं बना सकती, मतलब मैं आइडलाइज नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि कोई चीज़ अगर मैं देखूँ तो वो मैं एग्जैक्ट बना सकती हूँ। अच्छा, तो बस मैंने वैसे ही शुरू की इस तरह ड्रॉ करना, और हर किसी को कहा कि बहुत प्यारे पार्टिसिपेट किया? एज ए स्कूल स्टूडेंट मैंने यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन्स जीते हैं विद फर्स्ट प्राइज़। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा पब्लिक स्पीकिंग 28 इंटरनेशनल कंपटीशन में आप कैसे पार्टिसिपेट किया? किस तरह से आपने उसमें फिर तैयारी क्या प्रॉपर करनी पड़ती है इसमें? इन बेसिकली कॉम्पिटिशन्स को एम्यूएंस कहते हैं, जो कि इंटरनेशनली इस तरह होते हैं या हमारे स्कूल्स के थ्रू होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल्स के थ्रू आपको इन्विटेशन आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम तैयारी ऐसे करते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। एक पॉलिटिकल होती है जिसके अंदर मेरा मोस्टली इंटरेस्ट है, उसको पीएनए कहते हैं। उसके लिए ये है कि आप डिफरेंट लीडर्स को देखते हैं, उन्होंने जो स्पीचेस की होती हैं आप उनके थ्रू नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स। मेरे पसंदीदा इमरान खान। इमरान खान है, उसकी कोई खास वजह? खास वजह शख्सियत। आजकल तो लोग बड़े नाराज हैं उनसे, और आपकी पसंदीदा शख्सियत ही वो। लेकिन आई थिंक कि नाराज होने की वजह, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो हर किसी के अपने ओपिनियंस भी होते हैं। सही। तो इससे डिफर कर सकता है। सही। तो ये 28 इंटरनेशनल अवार्ड कैसे अपने नाम कर लिया आपने? ऑल्दो कि इसका मेरे करियर से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यह है कि मुझे था कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। ठीक। तो मैंने स्टार्ट किया। शुरू में मुझे हुआ कि हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है और बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। छोटे बच्चे से लेके क्लास 6 के एंड लेवल तक, इवन दो जो हैं जो यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, दे कैन इवन पार्टिसिपेट। तो शुरू में आई वाज लाइक कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मज़ा आना शुरू हुआ जब अपने मज़े की बात होती है, बहुत सीखने का मौका भी मिला। एग्जैक्टली। सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी कर रही हैं, ये आइडिया कैसे आया? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया मुझे ऐसा है कि अब आप देखें काफ़ी कंपनीज़ का जो बिल्डिंग्स हैं वो इस्टेब्लिश हो चुकी हुई हैं, लेकिन आगे जो दौर आ रहा है वो है ही डिजिटलाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का है। ऑल्दो कि हमारी कंट्री 10 years बैक है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ, जैसे आप चाइना को देख लें कि ऑल्दो वो लोग बहुत मुशक्क़त करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं चीज़ों के लिए, हमारी तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं। तो आगे जाके भी हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह अब एडवांसमेंट हो रही है, अब छोटे से बच्चे के पास भी एक फ़ोन होता है, उसको पता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। बिल्कुल। कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं? प्लान्स मेरे यही है कि इंशाल्लाह इसको लेके आगे चलना है, इसकी ग्रोथ इंशाल्लाह देखनी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अर्निंग टू, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फ्यूचर प्लान आई हैव अहेड। बाकी ये हॉबीज़ वगैरह ये चलती रहेंगी। चलें जी, गुड लक। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आपने अपना ख्याल रखना है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है कि आप अपने इलाके का कोई भी मसला हाईलाइट करना चाहें तो आप वो एक वीडियो बना के व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर है। कोई तजवीज़ आप देना चाह रहे हैं, अगर आप में कोई टैलेंट है, आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह अपनी स्क्रीन पर अपने शो में दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप करनी है अपनी वीडियोस इस नंबर पर, तो ज़रूर हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।